सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा जो कक्षा 11वीं और 12वीं के अंतर्गत जो पुस्तक चलती है संवाद सेतु। उस संवाद सेतु के अंतर्गत जो समाचार लेखन होता है, उस समाचार लेखन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं और विभिन्न माध्यमों के लिए वो समाचार लेखन किस प्रकार किया जा सकता है, उन सब की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पिछले भाग में हमने जानकारी प्राप्त की कि संचार माध्यम के साधन कितने होते हैं और हमको पता है कि संचार माध्यम के साधन जो है वो 3 माने गए, मुद्रित माध्यम और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो और टेलीविजन आता है और इंटरनेट। इस प्रकार के ये 3 माध्यम माने गए। तो तीनों माध्यमों में आपने देखा होगा समाचार लेखन का कार्य किया जाता है। एक जैसा समाचार लेखन तीनों माध्यमों में चल जाए ये संभव नहीं है। हर समाचार लेखन, हर प्रकार के माध्यम के लिए समाचार लेखन की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है। और हमने पिछले भाग में मुद्रित माध्यम के लिए लेखन, समाचार लेखन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और उससे अगर वंचित हो तो पिछले भाग को भी आप अवश्य देखिए। हमने उसमें 6 प्रकार, इंट्रो, इन सब का क्या महत्व होता है, उल्टा पिरामिड शैली, स्टोरी, कॉलम में बटी खबरें और हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, ये क्या होती है, इसको हम विस्तार से हमने उसकी चर्चा की थी। थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि 6 ककार कि कोई भी समाचार लिखते हैं तो 6 ककारों का बहुत महत्व होता है। कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो जिस समाचार में पूछे जाते हैं वो 6 ककार की श्रेणी में आते हैं। और 6 ककार का मतलब हो गया उस समाचार में कुछ स्पष्टता आ गई, तथ्यात्मक रिपोर्ट आ गई तो ही हम इन 6 ककारों के उत्तर दे सकते हैं। इंट्रो हम जानते हैं कि समाचार पत्र का जो मुखड़ा होता है, किसी भी समाचार का मुखड़ा जिसको हम इंट्रो बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको लिखा जाता है। उसका शीर्षक मान लो, उसको प्रारंभ में प्रस्तुत किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली, इसको भी हम जानते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली में पहले सबसे महत्वपूर्ण खबरों को प्रसारित किया जाता है, तत्पश्चात घटते हुए क्रम में कम महत्व वाली खबरों को स्थान दिया जाता है। स्टोरी, जो समाचार लिखे जाते हैं उसको पत्रकारिता की भाषा में स्टोरी कहते हैं। कॉलम में बटी खबरें, और ये भी आपने जाना कि किस प्रकार समाचार पत्रों में कोई भी खबर कॉलम में बटी रहती है। उनके कॉलम निर्धारित होते हैं और उसके हिसाब से तय किया जाता है कि किस खबर को किस कॉलम में स्थान मिलनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो खबर होती है उसको पहले कॉलम में स्थान दिया जाता है। कई खबरें ऐसी भी होती है जिसको 1 से ज्यादा कॉलम दिए जाते हैं। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, हार्ड न्यूज का मतलब जो दैनिक अखबारों में छपने वाली कुछ घटनाक्रम, उनसे संबंधित जो खबरें होती है वो हार्ड न्यूज की श्रेणी में आती है। और सॉफ्ट न्यूज जो साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है उनको सॉफ्ट न्यूज बोलते हैं। इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम प्राप्त करेंगे जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम जानते हैं क्या क्या आता है। एक तो आता है रेडियो और एक आता है टीवी, जिसको टेलीविजन भी बोलते हैं। तो रेडियो क्या है, शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि रेडियो क्या है। हम जानते हैं रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम अर्थात इसमें व्यक्ति सुन करके समाचारों को प्राप्त करता है। इसमें व्यक्ति सुन करके समाचारों को प्राप्त करता है। अब मुद्रित माध्यम में पढ़ करके, लेकिन मुद्रित माध्यम की अपेक्षा रेडियो थोड़ा सा श्रेष्ठ क्यों है? उसमें श्रेष्ठता कुछ बातें अलग इसलिए है कि मुद्रित माध्यम को अनपढ़ और निरक्षर लोग, उनके लिए वो बेकार रहता है। और इस खबर को, रेडियो के समाचार को निरक्षर भी सुनता है तो पढ़ा लिखा भी सुनता है। और गरीब की पहुंच के अंदर ये रहता है, सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी रेडियो में अपने समाचारों को सुन सकता है। ठीक है, तो यह क्या है,
समाचार माध्यम का एक श्रव्य माध्यम है, सुन करके समाचारों को ग्रहण किया जाता है। अब इसके लिए हमको मान लो समाचार लिखने पड़े, इस रेडियो में समाचार देते हैं ना, तो वो समाचार देने वाला बोलता रहता है, तो कहीं न कहीं उसको भी कोई न कोई लिख करके देता है, और वो लिख करके देता है तो रेडियो के लिए जो लिख करके देता है उसको समाचार लेखन की कला तो आई, तो लिखने वाले की क्या विशेषता होनी चाहिए? देखो समाचार ये खबरें विस्तार से नहीं होती है, अखबार में तो फिर भी विस्तार से लिख दे, लेकिन समाचार का एक निश्चित समय होता है, तो खबरों को विस्तार से नहीं, उसको इस तरीके से लिखे कि वह समय पर और पूरी खबर संक्षिप्तता से व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, यह उसको ध्यान रखना आवश्यक है। अब क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है, आपने देखा होगा समय सीमा अर्थात प्राय अधिकांशतः आधे घंटे का बुलेटिन समाचार ये रेडियो पर प्रसारित होता है। अब आधे घंटे में उनको देश दुनिया और क्षेत्र सबकी खबरें देनी होती है, तो इसके लिए जो समाचार लिखेंगे वो उसी तरीके से लिखे कि कम से कम शब्दों में सारी खबरें प्रसारित हो जाए, यह उसकी विशेषता है, समाचार लेखन की विशेषता रेडियो के लिए। अब दूसरी बात आती है, अगर उसको लिखते समय भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए, और कहीं पर ऐसे मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि भाषा तो स्पष्ट होगी लेकिन बड़ी संख्याओं के जैसे 2, 50 और 10 इस प्रकार की संख्या लिख दी। अब वो समाचार पत्र पढ़ने वाला जो रेडियो में समाचार देने वाला वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार करता ही रहेगा, वो तो इसलिए बड़ी संख्याओं को क्या करना चाहिए, उसको बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखना चाहिए, बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखना चाहिए। और कई बार छोटी संख्या आ गई, एक आदमी मारा गया, ऐसे लिख कर दे दिया, समझ भी नहीं आएगा, तो छोटी संख्याएं जो है उनको भी शब्दों में लिख दे तो ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। अब भाषा सरल सहज और प्रभाव में होना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का उसके अंदर समावेश नहीं होना चाहिए। कठिन शब्द का प्रयोग कर दिया, और हम जानते हैं इसके श्रोता क्या करते हैं, इसके जो भी श्रोता होते हैं वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, निरक्षर भी हो सकते हैं, तो कठिन शब्दों का ज्ञान उनको हो ये संभव नहीं है। तो भाषा सरल सहज और प्रभाव में होनी चाहिए। ये रेडियो समाचार लेखन करते समय इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न आ जाए कि रेडियो समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये बातें हम लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत ये भी लिख सकते हैं, अक्षर सुस्पष्ट होने चाहिए, भाषा में सरलता होनी चाहिए, कठिनता नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो खबर है वो संक्षिप्त रूप में समस्त खबरें आ जानी चाहिए, ये हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। विशेषताएं पूछे तो विशेषताएं भी यही हम लिखेंगे, हो गई बात। अब दूसरी आती है टेलीविजन, इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए ही दूसरा भाग है टेलीविजन। अब टेलीविजन क्या है, टेलीविजन है इसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है, तो श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का ये माध्यम है, अर्थात इसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है, और इसलिए इसको श्रव्य और दृश्य माध्यम माना गया है। किसको? टेलीविजन को। अब टेलीविजन में एक चीज और आती है कि जब समाचार चलते हैं तो आपने देखा होगा साथ में उसके दृश्य भी चलते रहते हैं। अब जो चीजें व्यक्ति दृश्य देख रहा है उनका प्रस्तुतिकरण बार बार अनावश्यक शब्दों के माध्यम से उनका प्रस्तुतिकरण करता रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो दृश्य को ध्यान में रख करके समाचार लिखना चाहिए। जैसे आपने कभी कोई कमेंट्री सुनी होगी रेडियो में या टेलीविजन में, जो कमेंट्री होती है, क्रिकेट मैच भी देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में देखा होगा कि रेडियो में जो कमेंट्री होती है उसमें बार बार बताया जाता है कि बॉल जा रही है और फील्डर जो है उसके पीछे पीछे, बॉल आगे आगे, इस प्रकार की बातें चलती रहती है। वो अगर टीवी में दिखाने लग जाए तो टीवी में इस थोड़ी बोलते हैं बॉल आगे आगे पीछे पीछे, और ये इस प्रकार नहीं बोलते, वो जानते हैं ये सब देख रहे हैं, सब इनका प्रस्तुतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो समाचारों में भी जब कोई दृश्य बताया जा रहा है तो पहले समाचार लिखने वाले को ये पता होना चाहिए दृश्य कौन कौन से दिखाए जाने वाले हैं, उसके हिसाब से वो समाचार लिखे, संक्षिप्त लिखे और दृश्य को ध्यान में रखकर लिखे। तो समाचार लेखन के लिए टीवी के लिए
क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान चाहिए, क्योंकि इसमें विजुअल की प्रधानता होती है। विजुअल्स का मतलब होता है दृश्य, इसमें दृश्य महत्वपूर्ण होता है। उस दृश्य को आधार रख करके ही हम खबर लिख सकते हैं, ये जरूर हमारे ध्यान में होना चाहिए। दृश्य के अनुसार ही खबरें तैयार होती है। बात समझ में आ गई होगी कि जैसा दृश्य देखेंगे तो उस दृश्य के हिसाब से वो खबरें तैयार करेगा। इसके अलावा दृश्य का काम कैमरा करता है और स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर करता है। रिपोर्टर या संपादक कि दृश्य लेने का काम तो कौन करेगा, कैमरा। हमारा काम नहीं दृश्य लाने का, समाचार लेखन करने वाले को दृश्य इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, कैमरा मैन दृश्य इकट्ठे करेगा और उन दृश्यों को हमको देगा और हम उन दृश्यों को देख करके कि किस प्रकार समाचार लिखना चाहिए, फिर हम तय करेंगे कि कितनी भाषा हमको प्रयोग करनी चाहिए। बाइट्स पर टिके समाचार, एक बात हो जाती है, समाचार लिखते समय आपने देखा होगा, समाचार टीवी पे कभी सुने होंगे, तो उसमें कुछ बाइट्स लिए जाते हैं। बाइट्स का मतलब कथन। वहां प्रत्यक्षदर्शी जो रहते हैं, जैसे कोई घटना हो गई और उस घटना के बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया तो प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद रहते हैं, तो वहां मानना होता है कि कई बार के प्रत्यक्षदर्शियों से बात करवा दी कि ये घटना हुई, जब किस प्रकार हुई, आप क्या कर रहे थे उस समय। इस प्रकार के कथनों से क्या है, समाचारों में पारदर्शिता आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। जब वहां के लोग उस प्रत्यक्षदर्शी उस कथा का बखान करते हैं, उस घटना का, तो उसमें पारदर्शिता आ जाती है कि हाँ स्पष्ट समाचार है। कई बार कोई विशेष व्यक्तियों के बारे में, कोई मौसम विज्ञान की कोई खबर देनी है मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग के निदेशक से कुछ बाइट्स ले लिए तो खबर में जान आ जाती है, पुख्ता हो जाती है वो खबर। तो इस प्रकार ये बाइट्स भी होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो यहाँ पर हमने लिखी भाषा सरल, सहज और प्रभाव में है, होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि भाषा अगर क्लिष्ट प्रयोग कर दी तो, क्योंकि हमको याद है कि टेलीविजन के जो श्रोता है, दर्शक है, वह भी अनपढ़ और निरक्षर भी हो सकते हैं, इसलिए उनको भी ध्यान में रख करके हमको भाषा सरल और सहज इस्तेमाल करनी चाहिए। ये हमको टेलीविजन समाचार लेखन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर समाचार लेखन से मतलब ये मान लो कि हम एक समाचार संपादक है और हमसे कोई कहे कि आप रेडियो के लिए समाचार लिखिए, तो रेडियो के लिए समाचार लिखिए, तो इन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कहे हमसे कि टेलीविजन के लिए समाचार लिखिए, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब टेलीविजन समाचारों के गुण, कि समाचार लिखते समय किन किन, एक अच्छे संपादक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो क्या करता है, तथ्यों पर आधारित होने चाहिए समाचार। समाचार सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, मनगढ़ंत समाचार नहीं। अच्छे संपादक का यही गुण होता है, अच्छे समाचार लेखनकर्ता का, कि वह तथ्यों पर आधारित समाचार एकत्रित करे, उनके तथ्य भी करे, मनगढ़ंत समाचार नहीं हो, और संक्षिप्तता भी उसमें रहे, विस्तार में नहीं, फालतू की बातें लिखते रहे और समाचार लिख दिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, और ज्ञान सार की बात उसमें कुछ भी नहीं है। तो सार की बात होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। दोहराव, कई बार क्या है, एक ही खबर को बार बार एक शब्दों का दोहराव चल रहा है, वही शब्द बार बार आ गया, दोबारा फिर आ गया, तो इस प्रकार के दोहराव से भी बचना चाहिए हमको। और विशेष बुलेटिन, ये टीवी में आपने देखा होगा एक विशेष बुलेटिन भी होता है, जिसमें कोई वैज्ञानिक उपलब्धि होती है, तो पूरा समाचार का जो टाइम है वो वैज्ञानिक उपलब्धियों के ऊपर ही चला जाता है। कोई घटना हो गई, कोई बजट हो गया, तो बजट के ऊपर अलग समाचार, खेल समाचार अलग, वैज्ञानिक समाचार अलग, ऐतिहासिक समाचार अलग, सांस्कृतिक समाचार अलग, तो ये विशेष बुलेटिन होते हैं। इस प्रकार के विशेष बुलेटिनों के लिए भी हम समाचार लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। तो अब अगला बिंदु, ये टीवी और रेडियो की बात हो गई। अब इसी में आती है फिल्म पटकथा। फिल्म पटकथा होती क्या है, देखो फिल्म, टीवी या नाटक, तीनों के लिए आपने देखा होगा, फिल्म में देखी होगी, टीवी पे कई नाटक भी देखे होंगे, या फिर नाटक और टीवी में भी कई कार्यक्रम देखे होंगे। तो इन सब के लिए एक पटकथा तैयार की जाती है
और पटकथा का मतलब पहले व्यक्ति कहानी लिखता है। कहानी में तो किसी फिल्म की कहानी लिख दी कि इस प्रकार एक अभिनेता होगा और एक जो है विपरीत उसके जो खराब मनोवृत्ति का एक अलग व्यक्ति होगा, वह जनता पर, गरीब जनता पर अन्याय करेगा। अभिनेता उसका प्रतिकार करेगा, उसकी योजनाओं को फेल करेगा और उसके गरीबों के हक के लिए वो लड़ाई करेगा। इस प्रकार की कहानी लिख दी। ये तो कहानी पहली स्टेज हो गई। लेकिन दूसरी स्टेज में वो होती है पटकथा। पटकथा का मतलब हो गया फिर वो कोई भी लेखन कार्य करते समय, कोई लेखन कार्य कर रहा, पटकथा लिख रहा है, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि इस पटकथा को किस प्रकार लिखनी है। पटकथा कि इसके ये जो दृश्य हैं वो किस प्रकार किस स्थान पर उचित रहेंगे, वो स्थान की बातें लिखता है। कौन से दृश्य कहाँ पर उचित रहेंगे, कौन से दृश्य में क्या वेशभूषा, ये सब बातें उसको ध्यान में रख करके वो पटकथा लिखता है। और पटकथा लिखने के लिए एक बात और है कि अपने भारत में तो इस प्रकार की कोई पटकथा का कोई कोर्स प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक रोजगार का बड़ा माध्यम है। और विदेशों में तो इस तरह के विश्वविद्यालय और बने हुए हैं पटकथा लेखन के। अमेरिका में तो कई विश्वविद्यालयों में पटकथा लेखन की शिक्षा दी जाती है। भारत में केवल अपनी प्रतिभा के आधार पर लोग पटकथा तैयार करते हैं। अब धीरे धीरे कुछ पुस्तकें उपलब्ध होने प्रारंभ हो गई है, क्योंकि भारत में भी इस बात को समझने लग गए कि ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है, तो पटकथा को महत्व देने लग गए। तो यहाँ पर मंच पर प्रत्यक्ष करना, किसी नाटक तीनों के लिए लिखी जाने वाली कथा को पट या मंच पर प्रत्यक्ष करना। अब इसमें क्या, पटकथा लिखते समय ऐसी नहीं, बहुत ज्यादा पटकथा लिख दी और इतना खर्चा हो गया उसमें कि वो फिल्म का जो निर्देशक है वह सोचने लग जाए कि इतना खर्चा मेरे पास नहीं है। तो पटकथा लिखने वाले को सर्वप्रथम उस फिल्म के निर्देशक, डायरेक्टर, उससे पूछना चाहिए कि बजट कितना है। उस बजट के हिसाब से ही पटकथा लिखनी चाहिए। और अगर पटकथा ही खराब हो गई तो अच्छे से अच्छे अभिनेताओं के होने के बावजूद भी वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और जिसकी पटकथा अच्छी है वह सामान्य से सामान्य अभिनेता होने के बाद भी वो हिट हो जाती है। तो फिल्मों के सफल होने में, नाटकों के सफल होने में पटकथा का बहुत महत्व होता है। अभी तो तुमने देखा होगा कि धारावाहिक चलते हैं टीवी पर, 300 200 कई एपिसोडों के धारावाहिक चलते हैं, निरंतर चल रहे हैं। तो उनके लिए पटकथा लिखना भी, समय पर ये तैयार करना, ये सब कार्य, और वह नाटक को सफल करना। कई नाटक होते हैं ना, नाटक तो वो साथ चलते हैं, धारावाहिक चलते रहते हैं, लेकिन कुछ ही नाटक ऐसे होते हैं जिसको दुनिया देखती है। उसका कारण क्या है, उसकी पटकथा, कहानी, ये सब कुछ अच्छी है, इसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो उसके लिए भी पटकथा लिखना पड़ता है। कुशल पटकथा लेखन के गुण। एक अच्छी पटकथा लिखने वाले लेखक में क्या गुण होना चाहिए? देखो, बजट के अनुसार एक तो उसकी लेखन कला विकसित होनी चाहिए, उसमें लेखन के बारे में विचार शक्ति और कला, ये सब उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात है, उसको पटकथा लेखन करते समय दूरगामी सोच रखनी चाहिए कि बजट किस प्रकार का होना होगा, उस बजट के अनुसार कम से कम बजट में किस प्रकार अच्छे से अच्छी पटकथा वो तैयार कर सकता है। ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। भाषा शैली तो होनी चाहिए, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो ये पटकथा की बात हो गई। कई बार पटकथाओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछ ले जाते हैं। अब रहा नव माध्यम। नव माध्यम में क्या आता है? इंटरनेट। नव माध्यम में क्या आएगा? इंटरनेट। अब इंटरनेट से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपरिचित हो। वर्तमान समय में इंटरनेट से सब परिचित है। और आपको पता है प्रथम पहला दौर माना जाता है इंटरनेट का भारत में 1993 से। 1993 से इंटरनेट का पहला दौर भारत में माना जाता है। लेकिन 2003 में हमारी ये इंटरनेट ने गति पकड़ी।
और सब लोगों की पहुंच में ये पहुंचना प्रारंभ हुआ। अब तो इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं कि अब इंटरनेट धीरे धीरे प्रगति करते करते 4G और 4G के अब तो सुनने में आ रहा है कि 5G भी मैदान में आ गया है। तो इस प्रकार की गति बढ़ती जा रही है और इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ बैठे बैठे ही संपूर्ण विश्व में अपनी मन की बातों को पहुंचा सकते हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी समाचार लिखा, तैयार किया, फिर उसको पहुंचा के आता डाक से। अब इंटरनेट के माध्यम से वहीं पर लिखी समाचार और उसको मेल कर दिया, फैक्स कर दिया, कुछ भी कर दिया और इंटरनेट के माध्यम से पहुंच गया वहां पर। तो काफी सुविधाएं इंटरनेट से हो गई है। इंटरनेट को वेब पत्रिका, इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहते हैं? वेब पत्रकारिता भी कह सकते हैं, साइबर पत्रकारिता भी कह सकते हैं। इस प्रकार कई नामों से बुलाया जा सकता है। और इंटरनेट की एक विशेषता और है, आज की दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से कई रोजगार प्राप्त हो गए, कई लोग लाखों कमा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। कोई स्वयं, पहले तो किसी समाचार पत्र को हम लिख करके देते थे, समाचार पत्र पर निर्भर होते थे कि हमारा ब्लॉग छापेगा या नहीं छापेगा, हमारे जो कुछ विचार है उसको अखबार में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपने खुद के ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। और अगर हमारे ब्लॉग या हमारी जो खबरें हैं, विचार है, लोगों को पसंद आते हैं, दर्शक बढ़ते हैं, तो उस पर विज्ञापन आते हैं और विज्ञापन आएंगे तो उसकी कमाई भी होना प्रारंभ हो जाती है। तो लोगों को अपनी योग्यताएं प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम मिला है इंटरनेट। इंटरनेट में खबरें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तीनों माध्यमों का रूप ही आ गया इंटरनेट में। तो इंटरनेट पत्रकारिता 1993 में प्रारंभ हुई थी भारत में, प्रथम दौर, और इसका पहला दौर भारत में 1993 में हुआ था। ठीक है। भारत की पहली साइट मानी जाती है reddit.com। ये भारत की पहली साइट मानी जाती है। इसके अलावा विशुद्ध पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस विशुद्ध पत्रकारिता को शुरू करने का जो श्रेय माना जाता है वह तहलका.com को दिया जाता है। तहलका.com ने नाम के अनुरूप ही पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज जितने भी समाचार पत्र है वह सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और पहले समाचार दूसरे दिन समाचार पत्र प्राप्त होगा, उसमें खबरें पढ़ेंगे। अब इंटरनेट के माध्यम से हम तुरंत उस समाचार पत्र को पढ़ सकते हैं और हर प्रकार के समाचारों को हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, समाचार पत्रों को। तो ये सुविधाएं इंटरनेट से हो जाती है। तो इंटरनेट तो अपने आप में उपयोगी है ही, और आप भी इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और जानना भी चाहिए कि इंटरनेट से हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, अपने विचारों को पल भर में देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। तो ये समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए सभी माध्यमों के लिए, कि समाचार लेखन का ये पार्ट जो है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए, मुद्रित माध्यम के लिए और नव माध्यम के लिए लेखन कैसा होना चाहिए, ये सब बातें हमने पढ़ी। तो ये पार्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए। अब आशा करता हूँ कि आपके पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।